हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 42 में हमने कंप्लीट किया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 43 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी के लिए भी जानना, पढ़ना, समझना क्यों ज़रूरी है, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The concept of elasticity of demand is great importance to producer, farmer, workers and the government. इन सभी लोगों के लिए elasticity of demand जानना जरूरी है। Lord Keynes considered this concept to be the most important contribution of Alfred Marshall. ये नाम आपको याद रखना है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको रखना है कि लॉर्ड केन्स ने बोला है कि अल्फ्रेड मार्शल सर ने जिन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया और लॉ ऑफ डिमांड भी लिखा। तो अल्फ्रेड मार्शल सर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ही इकोनॉमिक्स में है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये किसने कहा? ये लॉर्ड केन्स ने कहा। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। अब आप देखेंगे कि भाई किन किन लोगों के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानना, पढ़ना, समझना, सीखना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 है इम्पोर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, यानी जो लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? देखते हैं। एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल इट। हर प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट, जो उसने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करना है। उस प्राइस को सेट करने के लिए, उस प्राइस को पहुंचने के लिए कि भाई कौन से प्रोडक्ट पे कंज्यूमर खरीदेगा या हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा, इसे डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली इस 20 रुपीज़ को कैसे डिसाइड किया जाए, 200 रुपीज़, 2000 रुपीज़, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, इसके लिए इलास्टिसिटी को जानना या पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, यानी उसकी प्राइस बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है इनइलास्टिक का मतलब है जहाँ पे डिमांड चेंज नहीं होती, प्राइस इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इलास्टिक मीन्स जहाँ पे डिमांड चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होने से, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड चेंज होगी तो बोलेंगे इस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है। प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे इस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। ठीक है। ही विल फिक्स अप हायर प्राइस। ऑब्वियसली जहाँ प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक आ गई, प्रोडक्ट की प्राइस से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस कैसा होगा? हायर होगा। एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक आ गई तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा? इनइलास्टिक की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो लो होगा। क्लियर? ये पॉइंट बस आपको याद रखना है कि अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उस प्रोडक्ट का प्राइस लो सेट करेगा। लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई सेट करेगा। तो ऑब्वियसली देखिए इलास्टिक और इनइलास्टिक पढ़ना एक मैन्युफैक्चरर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। क्लियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो यूजफुल द मोनोपोलिस्ट टू अ प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये मोनोपोलिस्ट कौन होता है? मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है सिंगल सेलर, एक पर्टिकुलर बायर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अकेला बेचता है, उसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्ट। ये टाइप्स ऑफ मार्केट में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम डिटेल में जानेंगे। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्ट कौन होता है, ये हम डिटेल में जानेंगे। अभी हम इतना सीख लेते हैं कि भाई एक सिंगल सेलर एक प्रोडक्ट को बेचने वाला, उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट मेरे पास ही है। अब मैं जो कहलाऊंगा मोनोपोलिस्ट। ठीक है। तो अब मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करता है? अमीर के लिए ज़्यादा प्राइस होता है, गरीब के लिए कम प्राइस होता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले लोगों की कैपेसिटी कैसी है, वो किस तरीके तक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो वो उनके लिए उस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट से वैसे प्रोडक्ट की डिमांड को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया प्रोड्यूसर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूरी है प्रोड्यूसर्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। कैसे? टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी गवर्नमेंट भी अपने टैक्स रेट को डिसाइड करते वक्त कि किसी प्रोडक्ट पे 10% टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, ये किस तरीके से डिसाइड होगा?
तो ऑब्वियसली उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करेगी और ये डिसाइड करेगी कि भाई वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में जाएगा, 10% वाले की, 20 वाले में या 30% वाली। कैसे देखते हैं? दोज कमोडिटीज हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, याद रखना जिनकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, विल बी टैक्स मोर। क्यों? क्योंकि भाई उनकी प्रोडक्ट की डिमांड तो होगी ही होगी, जब वो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा तो गवर्नमेंट चाहेगी ना जब बिकेगा कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा तो टैक्स भी हमें दे। इट विल नॉट अफेक्ट दैट डिमांड मच, तो ऑब्वियसली इससे डिमांड पे फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड वाइस वर्सा। और उसका उल्टा, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है तो क्या होगा, वो लो कैटेगरी में चला जाएगा, हो सकता है 10% वाली कैटेगरी में चला जाए, 5% वाली कैटेगरी में चला जाए, या हो सकता है नील कैटेगरी में आ जाए, 0% वाली कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? जिस प्रोडक्ट की जो डिमांड जो है इनइलास्टिक है वो उस पे जो टैक्स रेट होगा वो हाई होगा, जिन प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है उन प्रोडक्ट पे जो टैक्स होगा वो लो होगा। तो गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इंपॉर्टेंट टू फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर में प्राइसिंग मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। याद आ रहा है आपको? यस। तो फैक्टर प्राइसिंग मतलब फैक्टर्स के रिवॉर्ड। फैक्टर्स के रिवॉर्ड आते हैं आपको। पहले फैक्टर प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन। तो लैंड पे क्या रिवॉर्ड मिलता है? लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है भाई? लैंड पे यस रेंट। लेबर, दूसरा है लेबर। लेबर को क्या पे करते हैं? वेजेस। यस। कैपिटल, जब हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन सब काम मेहनत क्यों कर रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये है रिवॉर्ड्स, इसी की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर प्रोडक्शन के प्राइसिंग है कि भाई इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपने क्या पे किया। ठीक है, क्लियर हो गया? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? फैक्टर प्रोडक्शन के रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्टर प्रोडक्शन के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल in determination of factor pricing. The factor production which demand is relatively inelastic, जिन फैक्टर प्रोडक्शन की बात करें, लैंड, लेबर, कैपिटल में से बात करें, जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। एक मैन्युफैक्चरर को, एक कंज्यूमर को, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को वो फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए, तो अब उसकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी। ठीक है, तो जो फैक्टर प्रोडक्शन ऑब्वियसली उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। अगर लेबर हमें चाहिए ही चाहिए तो भाई लेबर का वेजेस ज्यादा ही ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लेबर किसी भी हाल में चाहिए। हाँ, अब मशीनरी आ जाएगी तो आप बता अलग है। ठीक है, कैन कमांड अ हायर प्राइस। ऑब्वियसली जिस फैक्टर प्रोडक्शन का, यानी आपको याद है लैंड है, लैंड की भाई डिमांड ज्यादा है, उसके प्राइस बढ़ जाने से घट जाने उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली अब जमीन जरूरी है, तो अब रेंट का प्राइस आप देखते हैं बढ़ता ही जा रहा है। एज कम्पेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड, जिन फैक्टर प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो इलास्टिक आ गई, तो अब उस फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस अपने आप भी कम भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स कैन आस्क फॉर हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर हुआ? आप समझ पाए इसको पॉइंट को? कि एग्जाम्पल में आपको दिया कि अगर हम वर्कर एज अ एम्प्लॉई जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़ जाने से घट जाने से कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, तो इसको बनाने के लिए मैन्युफैक्चर तो बनाएगा ही बनाएगा, तो अब वर्कर भी ज्यादा वेजेस डिमांड कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूरी है, प्रोड्यूसर के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूरी है, फैक्टर प्रोडक्शन के प्राइसिंग के लिए कि भाई अब वेज रेट भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रोडक्ट वर्कर बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड भी हाई है, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इलास्टिक है, इनइलास्टिक सॉरी। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, तो अब ऑब्वियसली वेज रेट कम होगा, क्योंकि भाई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा है, तो मैन्युफैक्चरर को ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। जब मैन्युफैक्चरर को ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आपको ज्यादा वेज भी नहीं मिलेगा, ज्यादा सैलरी भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट खरीदने बेचने के लिए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए भी जरूरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानना। कैसे देखते हैं?
द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन इन द फॉरेन ट्रेड. ऑब्वियसली हम दूसरी कंट्री के साथ बैठेंगे, डील करेंगे, इतने में नहीं इतना, इतने में नहीं इतना, इतना प्राइस नहीं इतना, ये डेट नहीं वो डेट, ये प्राइस नहीं वो प्राइस, ये रेट नहीं वो प्राइस. तो अब ऐसे टाइम पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत यूजफुल होगी. कैसे देखते हैं? द कंट्री इज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज, एक्सपोर्टिंग मतलब हमारी कंट्री अगर बेच रही है उसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो उनको चाहिए ही चाहिए, देन कैन रेज देयर प्राइस. तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं. यानी फूड ग्रेन का आप याद रखेंगे, भाई हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि अमेरिका को प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? उस प्रोडक्ट से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं या ज्यादा चार्ज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखना है आपको, ओपेक. आप हाई लेवल पे इसके बारे में ज्यादा सीखेंगे. इसके बाद ये ओपेक एक इंस्टीट्यूशन है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो क्या करते हैं? पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोल बेचते हैं. हैव इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम. बहुत मतलब प्रीवियस 5 से 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट यानी पेट्रोल पूरी दुनिया में यूजफुल है, पूरी दुनिया को पेट्रोल चाहिए चाहिए, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल की डिमांड है ही है. तो वो क्या करते हैं? प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं और डबल ट्रिपल उन्होंने 10 टाइम्स प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या पेट्रोल महंगा हो गया. द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री. तो ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने से अगर हमारी कंट्री में पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड वहां पे इलास्टिक है, यानी उसको कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट का प्राइस कम में बेचना पड़ेगा. लेकिन अगर हमें पता है कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए घट जाए कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर को खरीदना है, तो हम क्या करेंगे? प्राइस जो है ज्यादा चार्ज करेंगे. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजफुल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनाने के लिए भी. लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूरी है पब्लिक यूटिलिटीज के लिए. पब्लिक यूटिलिटीज होती क्या है पहले ही समझ लेते हैं. इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज, यानी जिनको हम जो नागरिकों के लिए, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए ओपन है सर्विसेज, उनकी बात कर रहे हैं. रेलवेज विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, कि भाई उसका प्रोडक्ट का प्राइस, उसका फेयर यानी उस रेल का टिकट का भाड़ा बढ़ जाए घट जाए, लोग तो ट्रैवल करेंगे ही करेंगे. तो अब ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि भाई ऐसे अगर हमें पता चल गया, अगर गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना है, अगर गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा पैसा कमाना और उस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है. लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ये जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, तो वो क्या, अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? उसका प्राइस मॉडरेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, चीप कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि भाई नॉर्मल एसी में हम बात, नॉर्मल एसी ट्रेन की बात करें तो एसी ट्रेन का जो फेयर है, किराया है, भाड़ा है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास डब्बे से. ठीक है, वो फर्स्ट से भी ज्यादा है. नॉर्मल जो फर्स्ट क्लास का जो फेयर होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो फर्स्ट क्लास का होता है, उसके बाद सेकंड क्लास का होता है. ठीक है, लेकिन फर्स्ट से भी ज्यादा है एसी कोच में. क्यों? क्योंकि भाई वैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वैसा चार्ज कर रहे हैं. अब उनको पता है, ऑब्वियसली आपने देखा होगा एसी ट्रेन कभी कभी बहुत ज्यादा भरी होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा खाली होती है. तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट को नुकसान होता है. या सब जब खाली होती है तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है. तो गवर्नमेंट यूटिलिटी सर्विस बंद कर देगी? नहीं बंद करेगी. उन्होंने क्या किया है, जहाँ नुकसान होता है उस प्रॉफिट को, उस नुकसान को भरपाई कर ली जाती है जहाँ से ज्यादा प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट को यूटिलिटी सर्विस डिसाइड करने के लिए भी हेल्प होती है कि भाई ये डाकिया डाक लाया जो पोस्ट चल रहा है, इंडियन रेलवे जो चल रहा है, या इंडियन पोस्टल सर्विस जो चल रही है, उन सर्विस को क्यों बंद करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ये डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. अगर उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है तो वो कंटिन्यू सर्विस होती रहेंगी, और अगर उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है तो उस गवर्नमेंट उन सर्विसेज को कम कर सकता है, बंद कर सकता है, फिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है. क्लियर? तो ये हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ elasticity of demand for the producer, for the government, for the foreign trade policies, for factors pricing, and last में for public utilities. So I hope ये चैप्टर यानी
चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट हो आप इस लेक्चर को जरूर देखें, प्रीवियस लेक्चर को भी जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस टेक्स्ट बुक में जो आप रट्टा मार सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इलास्टिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको रट्टा मारना ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर स्टूडेंट को समझा होगा तभी वो आंसर कर सकता है। ऐसी चीज़ें ये इसी चैप्टर में से पूछी जाती है, चाहे वो चैप्टर नंबर 3A हो दैट इज डिमांड एनालिसिस, या फिर चैप्टर नंबर 3B हो जो हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।